हाँ जी, 10th क्लास कैसा हुआ एग्जाम? इतनी प्रैक्टिस के बाद भी नर्वस हो गए या फिर इतने कॉन्फिडेंट थे कि पेपर में न्यू टाइप के क्वेश्चंस देखकर भी डर नहीं लगा? और सबसे बड़ी बात, आज के एग्जाम से आपने क्या सीखा? टाइम मैनेज करना सीखा, स्टेटमेंट रीड की 2 बार, दूसरे स्टूडेंट का आंसर सुनकर कहीं अपना सही आंसर गलत तो नहीं कराए? चलिए देखते हैं इस एग्जाम में आपका स्कोर। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। नोटबुक और पेन ले आइए, साथ में क्वेश्चन पेपर भी। 90 मिनट्स का ये पेपर 40 मार्क्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 11 एक एक नंबर वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। हमें बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। 3√9। 3√9, √9 को आप कैसे लिख सकते हैं? 3 और 3 3 जा 9। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। √4 क्या होता है? 2। ये भी एक परिमेय संख्या है। 2 प्लस √8, √8 को आप कैसे लिख सकते हैं? 4 2 जा 8 और ये अंडर रूट। 4 अंडर रूट से बाहर आकर 2 बन जाएगा और ये √2 एज इट इज। और √2 कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। ओके, इट मीन्स 2 प्लस √8 अपरिमेय संख्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल की हमें जीरोज बतानी है। सबसे पहले हम ये पोलिनोमियल लिखेंगे x² माइनस 2x माइनस 8। जीरोज बताने के लिए आप इसे 0 के इक्वल लिखें और ऐसे दो नंबर्स फाइंड करके लाएं जिनकी मल्टीप्लाई -8 आती हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -2। अगर आप 4 2 करें तो 8 हो जाता है, लेकिन हमें माइनस का 8 चाहिए, तो माइनस या तो 4 के सामने लगेगा या 2 के सामने। इन दोनों नंबर्स को ऐड करने से -2 आना चाहिए। -2 आंसर कब आएगा? जब 4 के सामने माइनस लगा होगा। इट मीन्स अगर हम 4 के सामने माइनस लगा दें तो मल्टीप्लाई -8 आ जाएगी और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -2 भी आ जाएगा। तो हमें नंबर्स मिल गए -4 और 2। ये नंबर्स हम यहाँ लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 2x और -8 एज इट इज। इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लिखा जा सकता है और x -4 बचेगा। यहाँ से आप 2 कॉमन लिखेंगे और यहाँ भी 2 4 जा 8। अब x -4 को आप ऐसे लिख दें कॉमन और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0। x -4 को जब आप 0 के इक्वल लिखेंगे तो -4 राइट साइड जाकर +4 में चेंज हो जाएगा और x प्लस 2 को 0 के इक्वल लिखने से +2 राइट साइड जाकर -2 में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स zeros are 4 and -2. Okay, so A option is correct answer. Now third question, the point 08 lies on। पॉइंट 08 कहाँ पर लाई करता है? तो देखिए, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। पॉइंट 08 का क्या मतलब है? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8। y की वैल्यू 8 मान लीजिए यहाँ है और x 0 y एक्सिस पर होता ही है, यानी ये पॉइंट y एक्सिस पर है। ओके, सो आंसर विल बी बी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, एंगल A 50 एंगल B 60, देन एंगल R विल बी। ये है ट्रायंगल ABC और इसके सिमिलर ये दूसरी ट्रायंगल है PQR। एंगल A 50 यानी ये वाला एंगल है 50 डिग्री,
एंगल बी 60 डिग्री और हमसे पूछा गया है एंगल आर यानी ये वाला एंगल। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं यानी समरूप होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। आप चाहें तो पहले ये वाला एंगल सी फाइंड कर लें और जितना एंगल सी होगा उतना ही एंगल आर होगा। अब बताइए एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। अगर आप 180 में से 50 और 60 को जोड़कर घटा दें तो आपके पास त्रिभुज का तीसरा कोण आ जाएगा। 180 माइनस 110 70 डिग्री। सो ऑप्शन विल बी डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द मीडियन ऑफ दिस। हमें इस क्वेश्चन में मीडियन बतानी है यानी माध्यक। माध्यक लिखने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाना चाहिए, यानी सबसे पहले 4 लिखेंगे, 4, 5, उसके बाद 7, देन 9, देन 10। अब हमें बीच वाले नंबर को फाइंड करना है, वही माध्यक होता है। 2 नंबर अगर आप इधर हटा दें, 2 इधर हटा दें तो ये बीच वाला नंबर है 7, यानी माध्यक कितना आ जाएगा? 7। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रैखिक समीकरणों के युग्म दिस एंड दिस। हमें बताना है कि क्या ट्रू है इन 4 ऑप्शंस में से। तो ये बड़ा ही आसान सा सवाल है। इसमें आपको सिर्फ ये चेक करना है कि रेशो क्या होगी। देखिए सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को लिखेंगे। 2x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 8y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमें रेशो चेक करनी है a1 बाई a2। a1 कौन होता है? x के कोफिशिएंट को a1 और दूसरी इक्वेशन में इसे a2 कहा जाता है। 2/4 कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा? 1/2। सिमिलरली अब हम b1 बाई b2 चेक करते हैं, यानी 4/8 और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 1/2। नाउ c1 बाई c2 3/6 और ये भी कैंसिल होकर वैल्यू 1/2 आएगी। देखिए ये सभी वैल्यूज इक्वल हैं। इट मीन्स a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। जब यहाँ सभी इक्वल होते हैं तो हमारे पास बहुत 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 सारे सॉल्यूशंस होते हैं, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अपरिमित अनेक हल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ऑल स्क्वायर्स आर। सभी वर्ग समरूप होते हैं यानी सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज। संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 1 रूट। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब है जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है तो इसके जो मूल हैं यानी जो रूट हैं वो 2 होंगे, 1 नहीं हो सकता। और इसने क्या कहा है? एग्जैक्टली 1 रूट। ये बात बिल्कुल गलत है, यानी असत्य, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10, पीई की वैल्यू गिवन है और नॉट ए की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन भी सैंपल पेपर में मैं आपको करवा चुकी हूँ। पीई 0.01 और पी नॉट ई को ऐसे लिखा जा सकता है ई बार। 1 में से आपको 0.01 सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाकर ऐसे 9.0। सो पी ऑफ नॉट ई की क्या वैल्यू आ जाएगी? 0.99। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन है कथन और कारण का, यानी असर्शन और रीजन का।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनल एग्जाम में ऐसे 2 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 1-1 नंबर में, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। कथन ए, यदि वर्गमूल 12 को वर्गमूल 3 से भाग दें तो आंसर ये आता है। चलिए चेक कर लेते हैं। वर्गमूल 12 वर्गमूल 3, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 12/3। अंडर रूट आप सिर्फ एक बार लिख दीजिए। 3 4 ज़ा 12 और अंडर रूट 4 का क्या आंसर होता है 2। इसने भी 2 ही कहा है, यानी ये बात तो है बिल्कुल सही। और जहां तक कारण की बात है तो उसे भी रीड कर लेते हैं हम। 2 अपरिमेय संख्याओं को भाग देने पर सदैव एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। सदैव, ध्यान से देखिए, क्या हमेशा ऐसा होगा? अगर मैं अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 से डिवाइड करूं तो क्या ये एक परिमेय संख्या बनेगी? नहीं, ये एक अपरिमेय संख्या है। और 2 कैसी है? परिमेय संख्या। तो हमें हमेशा परिमेय संख्या नहीं मिल सकती, हमें अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। यानी ये रीजन तो गलत है और कथन ठीक है। अब ऑप्शन, इन चारों में से आपको एक ऑप्शन बताना है, तो देखिए कौन सा है। कथन ए सही है, लेकिन कारण आर, रीजन गलत है। ओके, यानी ए इज ड्यू बट आर इज फॉल्स। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 to 14 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, 1/√2 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, यानी अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और आपको 2 मार्क्स के हिसाब से करना है। देखिए कैसे करेंगे। हम मान लेंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है, तो चलिए मान लेते हैं, माना 1/√2 परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है और परिमेय संख्या आपको मान लेना है। अगर ये परिमेय संख्या है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में, b ≠ 0। a और b की कंडीशन है क्या? a और b सह अभाज्य पूर्णांक होंगे। सह अभाज्य पूर्णांक यानी को प्राइम इंटीजर्स। इस बात का ये मतलब है कि और कोई संख्या इन्हें भाग नहीं करती। ओके, अब आप क्या करें, √2 को रेशनलाइज कर दें। 1/√2 है, आप इसे √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दें। इन दोनों की मल्टीप्लाई √2, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू a/b। 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी √2 इज इक्वल टू 2a/b। ओके, अब बताइए a और b क्या है? पूर्णांक है। अतः 2a/b एक परिमेय संख्या है। ओके, और बीच में क्या लगा हुआ है? इक्वल। इधर परिमेय संख्या है, बीच में इक्वल है, तो इधर भी क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या। यानी दिस इंप्लाइज √2 परिमेय संख्या है। जो गलत है। ओके, क्योंकि √2 तो अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि √2 अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब अतः हमारी कल्पना गलत है। हमने जो मान लिया था वो गलत मान लिया था। अतः हमारी कल्पना गलत है। और 1/√2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ओके, हमने मान लिया था परिमेय, लेकिन हमारी कल्पना गलत है
और 1/√2 अपरिमेय संख्या है। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है। ओके, 2 नंबर के लिए इतना सॉल्यूशन सफिशिएंट है। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्या 301 समांतर श्रेणी का एक पद है? हमें चेक करना है क्या इस एपी में 301 आएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि 301 nth नंबर पर आ रहा है, तो an इज इक्वल टू 301। इस एपी की बातें बताइए आप। a की वैल्यू कितनी है? 5। d की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी 11 माइनस 5 6। an का रूल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इज इक्वल टू 301। a की वैल्यू पुट कीजिए 5, n माइनस 1, d की वैल्यू पुट की 6 और ये 301। प्लस का 5 राइट साइड जाकर माइनस के 5 में चेंज हो जाएगा। 301 माइनस 5, n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 296। ओके, मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरे साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। ये 6 डिवाइड में आ जाएगा, 296/6। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 4 ज़ा 24, 49.3 और माइनस का 1 दूसरी साइड जाकर प्लस 1 में चेंज हो जाएगा। और 49.3 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 50.3। लेकिन ये बात गलत है, असंभव। एपी में n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी टर्म 50.3th टर्म नहीं होगी। अतः 301 एपी का पद नहीं है। ओके, अगर इस क्वेश्चन का आंसर 50 आ जाता तो 301 50th नंबर पर हो जाता, 51 आ जाता तो 51th नंबर पर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, 5 साल बाद जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुना होगी और 5 साल पहले जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 7 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो हमें क्या करना है? वर्तमान आयु को मान लेना है, दोनों की वर्तमान आयु। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले हम मान लेते हैं जैकब की। माना जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु इज इक्वल टू x वर्ष, और बेटे की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं y वर्ष। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाना है बस सिर्फ आपको ATQ। 5 साल बाद बताइए जैकब की आयु। अगर आज जैकब x वर्ष का है तो 5 साल के बाद x प्लस 5। अगर बेटा आज y वर्ष का है 5 साल के बाद y प्लस 5। अब हमें ये बताना है इस कंडीशन को बनाने के लिए बेटे की आयु का 3 गुना अगर कर दिया जाए तो वो पिता की आयु आ जाती है। और बेटे की आयु कहाँ है? यहाँ। इसे हम 3 से गुणा कर देंगे, बीच में इक्वल लगा देंगे, x प्लस 5 ऐसे ही लिखेंगे। 3 की मल्टीप्लाई जब आप अंदर करेंगे तो 3y प्लस 15 आ जाएगी। प्लस का 3y लेफ्ट साइड आकर माइनस का हो जाएगा और प्लस 5 उधर जाकर माइनस 5। 15 माइनस 5 की वैल्यू 10। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही हमें एक और इक्वेशन तैयार करनी है। कौन सी? 5 साल पहले वाली। अगर कोई आज x वर्ष का है तो 5 साल पहले x माइनस 5 वर्ष का था और बेटा y माइनस 5 ईयर्स का। अब देखिए बेटे की आयु का क्या करना है? 7 गुना। तो यहाँ हम 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट लगाएंगे और बीच में इक्वल लिखेंगे। ये है फर्स्ट कंडीशन।
और यहाँ हमने सेकेंड कंडीशन अप्लाई कर दी। सिमिलरली x माइनस 5 एज इट इज 7y माइनस 35 प्लस का 7y लेफ्ट साइड आकर माइनस 7y में चेंज हो जाएगा और माइनस 5 उधर जाकर प्लस 5 में। माइनस 35 प्लस 5 का आंसर होगा माइनस 30 और x माइनस 7y एज इट इज। ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन और इन दोनों इक्वेशंस को अब हम सोल्व करेंगे। देखिए x माइनस 3y लिखा इज इक्वल टू 10, x माइनस 7y लिखिए इज इक्वल टू माइनस 30। x को कैंसिल करने के लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे ऐसे। आप चाहें तो यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर। ओके, क्योंकि घटाने में साइन बदल जाते हैं। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। 7 माइनस 3 की वैल्यू 4y, 30 प्लस 10 40। मल्टीप्लाई वाला 4 राइट साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएगा। 4 से आप 40 को कैंसिल करेंगे 10 आएगा। और y की इस वैल्यू को अगर आप पहले इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। y के प्लेस पर आपको 10 पुट करना है तो x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। 10 3 ज़ा 30, माइनस के नंबर दूसरी साइड जाकर प्लस में और x की वैल्यू आ गई 40। ओके, x आपने क्या माना था? हमने x मानी थी जैकब की वर्तमान आयु और बेटे की y। लास्ट की 2 लाइंस आपको ये लिखनी है, अतः जैकब की आयु इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आई है 40 और बेटे की आयु इज इक्वल टू 10 years। Understand? Now question number 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे ये कहा गया है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 26 एंड प्रोडक्ट इज 165। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 26 है और गुणनफल 165। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे माना पहली संख्या x मान लीजिए, क्योंकि उन दोनों संख्याओं का योग 26 है। ओके, अतः दूसरी संख्या क्या बन जाएगी 26 माइनस x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों संख्याओं की जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई वो है 165, यानी x इंटू 26 माइनस x इज इक्वल टू 165। x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 26x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 165। अब आप माइनस एक्स स्क्वायर को इस साइड ले जाइए, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 26 भी दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा और 165 यहाँ पर है ही। हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इस इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। अगर आपको याद हो तो ये एक फॉर्मूला होता है, जब सम और प्रोडक्ट गिवन हो तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सम की क्या वैल्यू है 26, तो यहाँ हम 26 लिख देंगे
और प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है 165 इज इक्वल टू 0। तो देखिए डायरेक्ट आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अंडरस्टैंड। अब हमें 165 के फैक्टर्स बनाने हैं और 165 के फैक्टर्स आप कैसे बनाएंगे? देखिए ऐसे बनेंगे 165 के फैक्टर्स। 5 से आप डिवाइड कर सकते हैं और 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे, यानी 5, 3 और 11। हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 165 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस का 26। तो 5 3 ज़ा 15 और एक नंबर 11। 15 और 11 इनका सम -26 कब आएगा? जब ये दोनों ही नंबर्स माइनस के होंगे और मल्टीप्लाई भी प्लस आ जाएगी 165। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ आप एक्स लिखिए, ये आपके फैक्टर्स हैं, इन्हें हम यहाँ यूज़ करेंगे और 165 एज इट इज़। पहली दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 15 बचा, यहाँ से आप -11 कॉमन लिखेंगे और 11 से 165 को डिवाइड करेंगे तो 15 ही बचेगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि आप माइनस कॉमन लिख चुके हैं। अब यहाँ से x माइनस 15 कॉमन और x माइनस 11 बचा इज इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0। -15 राइट साइड जाकर +15 में चेंज, -11 राइट साइड जाकर +11 में। सो नंबर्स आर 15 एंड 11। ओके। अगर आप x की वैल्यू 15 लेते हैं तो आपको 26 में से 15 माइनस करना होगा जिसका आंसर 11 आएगा, और अगर आप 11 को माइनस कर दें तो 15 आएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि नंबर्स हैं 11 और 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। हमें ऐसे y एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करके आना है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 6 5 एंड -4 3। y एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा वो होगा 0y टाइप का। ओके। हम मान लेते हैं, माना P 0y, A 6 5, B -4 3 से समान दूरी पर है। ओके। यानी यूं समझ लीजिए P तो यहाँ है और A और B यहाँ पर। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 5, B के हैं -4 3 और P के हैं 0y। अगर ये समान दूरी पर हैं तो ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। PA किसके बराबर है? PB के। दोनों तरफ अगर आप वर्ग कर दें, PA स्क्वायर किसके बराबर है? PB स्क्वायर के, ताकि डिस्टेंस फॉर्मूले में यूज़ होने वाला अंडर रूट हमें यहाँ ना लिखना पड़े। अब PA का क्या मतलब है? 6 में से आप 0 को घटाइए, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर। अंडर रूट नहीं लगेगा क्योंकि हम पहले ही स्क्वायर कर चुके हैं। दिस इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर। 6 6 जा 36। यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16 प्लस अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर रूल अप्लाई करने पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 36 में 25 ऐड करने से 61 माइनस 10y, 25
-6y, प्लस का 25 इधर आकर माइनस का 25 हो जाएगा और -10y इधर आकर +10y में चेंज हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 61 - 25 36, 10 - 6 4, मल्टीप्लाई वाले नंबर इधर आकर डिवाइड में, 4 9 36, यानी y की क्या वैल्यू आ गई 9। पॉइंट हमने क्या माना था P0y, ओके। अतः y अक्ष पर स्थित बिंदु हमने माना था पॉइंट 0y, तो यहाँ आप लिखेंगे 0 9, क्योंकि जो भी पॉइंट y अक्ष पर होता है उसमें सिर्फ y कोऑर्डिनेट होता है और x के प्लेस पर 0, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, एक पासा एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में भी करवाया जा चुका है। इसका फर्स्ट पार्ट है एक कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, और सैंपल पेपर में क्या था अभाज्य संख्या। यहाँ इन्होंने पूछा 1 और 5 के बीच की संख्या, हमने वहाँ शायद बताई थी 2 और 6 के बीच की संख्या। यहाँ सम है, सैंपल पेपर में विषम था। तो इसलिए अगर आप सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। जब भी आप पासे को फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, पासे पर अंक। पासे पर अंक आ सकते हैं 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या। अब हमसे पूछा गया है कंपोजिट नंबर, हमें इसकी प्रायिकता बतानी है। तो पहला भाग है भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने आप के अलावा, और 1 से तो डिवाइड होती ही हैं, अपने आप से भी डिवाइड होंगी, उसके अलावा भी उनका कोई फैक्टर होना चाहिए। 1 तो ना प्राइम होता है, ना कंपोजिट यानी ना भाज्य ना अभाज्य। 2 कैसी संख्या है? 2 तो अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य। 4 के हमारे पास और भी फैक्टर्स होते हैं, 6 के भी होते हैं। तो भाज्य संख्याएं 4 और 6, इसलिए प्रायिकता क्या बन जाएगी? अतः प्रायिकता, यहां आपको लिखना होता है अनुकूल परिणाम कि आपके फेवर में कितने हैं, डिवाइडेड बाय कुल परिणाम। अब कुल परिणाम तो 6 है यहाँ पर, क्योंकि जब आप पासा फेंकते हैं तो 6, और अनुकूल कितने हैं? सिर्फ 2। कैंसिल करेंगे तो प्रायिकता आ जाएगी 1/3, ओके। सेकेंड पार्ट में कहा गया 1 और 5 के बीच स्थित संख्या। 1 और 5 के बीच की संख्याएं बताइए, पहले आप काउंट कीजिए कितनी है। 1 और 5 के बीच संख्याएं 2 3 4, ओके, यानी ये संख्याएं हैं 3। फिर से आप ऐसे ही लिखेंगे। अतः प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3, टोटल 6, कैंसल कर दीजिए 2, 1/2। फिर आपसे पूछा गया है सम संख्या। 1 से लेकर 6 तक सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 4 6। तो आप लिखेंगे सम संख्या इज इक्वल टू 2 4 6। अतः प्रायिकता 3 अनुकूल परिणाम है 3, टोटल है 6, कैंसिल करने से क्या आ जाएगा 1/2, ओके। नाउ सेक्शन डी, 2 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के। तो देखिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इफ डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC
सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल PAC। हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले ABC एक ट्रायंगल है, BC साइड पर ये एक पॉइंट D है। सच दैट एंगल ADC यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसी हिसाब से लिखना चाहिए। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, ये स्टेटमेंट में से ही लिखा जाता है। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु है ताकि एंगल 1 बराबर एंगल 2। साध्य है, जो आपको प्रूव करना होता है उसे साध्य कहते हैं। CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। अब हम इसका प्रमाण करेंगे, यानी हम इसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए प्रमाण कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये वाली त्रिभुज लेनी है, त्रिभुज ADC। त्रिभुज ADC और D एंगल यानी एंगल 1 कहाँ है, 2 के इक्वल है। अब D के कोरस्पोंडिंग पॉइंट A है बड़ी त्रिभुज में। ओके, B और C को आप किसी भी तरफ लिख सकते हैं, यानी त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया है, एक एंगल तो दे रखा है। अब आप देखिए क्या ये एंगल C छोटी त्रिभुज में है, बड़ी में भी है। देखिए नेम में है, ये रहा C, यानी एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन यानी उभयनिष्ठ। इट मीन्स ये दोनों त्रिभुजें सिमिलर हो जाएंगी। त्रिभुज ADC सिमिलर है त्रिभुज BAC के। और इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, AA समरूपता नियम। अब हमें एक बात का पता है कि जो त्रिभुजें समरूप होती हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो क्या लिखेंगे आप, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं। भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब हमें ऐसा समानुपात लिखना है ताकि जो प्रूव करना है वो 1 सेकंड में हो जाए। देखिए आप कैसे लिखेंगे। अतः ये एंगल 1 है और एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, AC। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, और एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है, BC। तो हम ऐसे लिखेंगे AC या CA अपॉन CB इज इक्वल टू दो त्रिभुजें जो समरूप हैं उनके जो कोण बराबर हैं उन बराबर कोणों के सामने वाली भुजाएं लेनी है। जैसे 1 और 2 बराबर हैं, 1 के सामने CA, 2 के सामने CB। तो ये रेशो हमने बना दिया CA अपॉन CB। एंगल C जो कॉमन है, ये वाली भुजा अगर आप लेंगे एंगल C के सामने वाली तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमें ये आंसर लाना है। तो छोटी ट्रायंगल का कौन सा एंगल बच गया, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये वाला एंगल बच गया, ये इतना यहां से यहां तक। अब छोटी त्रिभुज में इसके सामने कौन सी भुजा है, सिर्फ इतनी, CD। ओके, तो हम यहां लिखेंगे CD अपॉन बड़ी त्रिभुज का तीसरा एंगल कौन सा बच गया, ये, और इसके सामने कौन सी भुजा है, ये CA। तो वो CA हम यहां लिख देंगे। अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, CA इंटू CA, CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। हैंस प्रूव्ड, सवाल खत्म। यही चीज आपको प्रूव करनी थी और ये बड़े आराम से, इतनी आसानी से प्रूव हो चुकी है। अंडरस्टैंड। बस एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस एंगल की बात चल रही है उस एंगल के सामने वाली भुजा, जो भी एंगल इक्वल कहे गए हैं उनके सामने जो भुजा है आपको सिर्फ वो वाली भुजा लेनी है। ओके,
फिर से देखिए एक बार, एंगल 1 किसके इक्वल था? एंगल 2 के। 1 के सामने सी ए, 2 के सामने सी बी, हमने लिखा सी ए अपॉन सी बी। ओके, ये वाला एंगल आपको नहीं देखना है, सिर्फ थर्ड एंगल देखना है। छोटी ट्रायंगल का थर्ड एंगल ये है और इसके सामने ये है, सिर्फ छोटी भुजा ये इतनी सी डी, और इसका थर्ड एंगल ये है और इसके सामने ये वाला सी ए। बस जैसे ही आप डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Now question number 19. If the median of below distribution is 28.5, then find value of x and y. अगर इस डाटा का माध्यक 28.5 है तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इस गिवन डाटा को हमने ऐसे लिख दिया, वर्ग अंतराल, बारंबारता। अब हम सबसे पहले हम CF का कॉलम बनाएंगे, यानी संचयी बारंबारता का। इसमें फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखी जाती है। x में आपको 5 ऐड करना है, यानी x प्लस 5। 20 जब आप ऐड करेंगे तो x प्लस 25। 15 ऐड कर दीजिए अब इसमें, x प्लस 40। y ऐड करेंगे तो x प्लस y प्लस 40, और 5 ऐड करने से 40 का 45 बन जाएगा। ओके, तो 60 इसके इक्वल होना चाहिए, यानी x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 60। प्लस का 45 राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा, इसलिए x प्लस वाई की वैल्यू 15। ये आ गई एक इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन को हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब क्योंकि हमें माध्यक दे रखा है 28.5, इसलिए हम माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्यक का क्या रूल होता है? L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई H। ओके, अब माध्यक की वैल्यू है 28.5। L लोअर लिमिट, कौन सी रो की लोअर लिमिट लेनी है? देखिए ध्यान से, ये होती है n की वैल्यू, और n की वैल्यू कितनी है? 60। आप इसका हाफ कर दीजिए, 60 का हाफ कितना हो जाएगा? 30। CF वाली लाइन में आपको 30 देखना है कि कहाँ होगा। यहाँ है 40 से ज़्यादा वाले, और 30 होगा यहाँ पर। इट मीन्स ये वाली रो काम की है, सभी वैल्यूज आपको यहां से मिलेंगी। देखिए, L होती है लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट होगी अब 20, यानी L की वैल्यू है 20 प्लस n तो 60 है ही, और 60 का हाफ अभी हमने लिखा था 30। CF क्या होगा? जो रो काम की होती है उससे ऊपर वाली वैल्यू CF लिखी जाती है। ओके, माइनस x और माइनस 5। यहाँ पर x प्लस 5 है, लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि रूल में माइनस है। डिवाइडेड बाय f कितना है? ये 20। मल्टीप्लाई h का मतलब 10, क्योंकि 20 और 30 के बीच में 10 का डिफरेंस है, इसलिए h की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब हमें इन्हें बस सिंप्लीफाई करना है। 28.5 इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो गई, 30 माइनस 5 25, 20 प्लस 25 माइनस x बाय 2, प्लस का 20 लेफ्ट साइड आकर माइनस का हो जाएगा, और ये टर्म एज इट इज। 28.5 में से जब आप 20 माइनस करेंगे तो 8.5, डिवाइड वाले नंबर्स मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे, और 25 माइनस एक्स, 2 किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 17 आएगी, ये टर्म एज इट इज। माइनस का x इधर आकर प्लस का, और 17 इधर जाकर माइनस का। 25 माइनस 17 की वैल्यू 8,
ये आ गई x की वैल्यू। और ये जो आप एक इक्वेशन बना के चले थे शुरू में x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 वाली, यहाँ आप x के प्लेस पर 8 लिख दें, प्लस का 8 राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा और 15 माइनस 8 की वैल्यू 7। x और y फाइंड करने थे, सो x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनल एग्जाम में ऐसे ऐसे 3 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और बोर्ड में भी ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के ही आएंगे, यानी 12 मार्क्स आपको इस टाइप के क्वेश्चंस से स्कोर करने हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। किसी स्कूल में समारोह का आयोजन होना है, स्कूली बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया है और कुर्सियों की व्यवस्था की जानी है। पहली पंक्ति में है 10 कुर्सियां और प्रत्येक अगली पंक्ति में उसके पहले की पंक्ति से 1 कुर्सी अधिक है। कुल मिलाकर है 15 पंक्तियां जिन्हें सभा क्षेत्र में समायोजित किया जा सकता है। सिर्फ इतनी सी आपको इन्फॉर्मेशन दी है और इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, पहली पंक्ति में 10 कुर्सियां हैं, उसके बाद एक अधिक यानी 11, फिर 12 अप टू 16, कुल मिलाकर 15 पंक्तियां हो सकती हैं। अब आपको पंक्तियां देखिए, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड पंक्ति, ये है थर्ड, फोर्थ अप टू 16। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 15वीं पंक्ति में कितनी कुर्सियां हैं। अब 15वीं पंक्ति का मतलब है 15th टर्म, यानी A15 और A15 AN का क्या रूल होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A15 का मतलब A प्लस 14D। A की वैल्यू 10 है, 14 एज इट इज, D की वैल्यू 11 माइनस 10, सब में एक एक का डिफरेंस है और 14 की 1 से मल्टीप्लाई 14 ही रहेगी। इन दोनों का सम 24। इसका मतलब ये है कि 15th जो पंक्ति आएगी उसमें 24 चेयर्स लगी होंगी। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, हाउ मेनी टोटल चेयर्स आर रिक्वायर्ड इन द असेंबली एरिया। कुल कितनी कुर्सियां वहां पर लगी हुई हैं। एक तरह से यहां पर आपको S15 बताना है। ओके, SN का क्या रूल होता है, N/2 A प्लस L। ये रूल तब अप्लाई होता है जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता हो। N कितना है 15, 15/2, फर्स्ट टर्म क्या है 10 और लास्ट टर्म 24। ओके, 15/2, इन दोनों का सम 34, 2 से आप कैंसिल करेंगे 17 आ जाएगा। 15 इंटू 17 255, यानी वहाँ जो चेयर्स लगी हुई हैं 255 हैं। नाउ यदि सभी पंक्तियों में कुल कुर्सियों की संख्या समान हो तो कितनी पंक्तियां बनाई जा सकती हैं। अगर मैं हर रो में, यानी फर्स्ट पंक्ति में, सेकंड में, थर्ड में, हर पंक्ति में कुर्सियों की समान संख्या रख दूं तो हमें यह बताना है कि आप कितनी पंक्तियां बना सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास टोटल चेयर्स हैं 255। अगर आप 15 का स्क्वायर करें तो ये होता है 225 और 16 का स्क्वायर करें तो ये होता है 256। ओके, लेकिन हमारे पास टोटल चेयर्स 255 हैं। अब 255 इससे तो लेस हुआ, अगर एक चेयर और होती तो मेरे पास 16 ही रो बन जाती और हर रो में 16 चेयर्स होती। ओके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ,
हमारे पास 255 चेयर्स हैं और हमें हर रो में चेयर्स की संख्या समान रखनी है। यानी कितनी पंक्तियां बनाई जा सकती हैं? बस 15। जो आपकी एक्स्ट्रा चेयर्स बचेंगी 255 माइनस 225, 30 चेयर्स एक्स्ट्रा बच जाएंगी, उन्हें हम साइड में रख देंगे। ओके। और अगर आप ये चाहें कि ये 30 कुर्सियां ना बचें तो आप क्या कर सकते हैं? आप 15 पंक्तियों में 2-2 कुर्सियां और लगा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हर पंक्ति में कुर्सियों की संख्या समान ही रहेगी। 15 जमा 2 17, यानी उस केस में चेयर्स हो जाएंगी 17 और पंक्तियां हो जाएंगी 15। ऐसा करने से आपकी ये कंडीशन भी वेरीफाई रहेगी कि पंक्तियां सिर्फ 15 हो सकती हैं, कुर्सियों की संख्या भी समान होगी और आपके पास कोई भी चेयर, कोई भी कुर्सी एक्स्ट्रा नहीं बचेगी। और इसी के साथ आपने ये पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।